नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। अभी तक आप लोगों ने लाभ और हानि के दो पार्ट को देख लिया होगा, उसके क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। बेसिक से लेके हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को दो पार्ट में कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा और कहीं ना कहीं बेसिक और एडवांस के मतलब उससे रिलेटेड होगा। तो हम लोग आज भी क्वेश्चन कम से कम 5-6 करेंगे और आपके प्रॉफिट लॉस को आज हम समाप्त कर देंगे। फिर अगले एपिसोड में हम लोग कोई फिर एक रीजनिंग के चैप्टर के साथ मिलेंगे और उसको भी हम लोग संभवतः 3 पार्ट में ही करेंगे। तो हर चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आसानी से सीख सकें और आपके 2024 की जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि सीसैट का परीक्षा दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए, फिर थोड़ा सा मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए। तो जब तक आप बेसिक्स नहीं सीख पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चंस कोई भी आए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है तो बेसिक से उसका बनाना संभव नहीं है। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका कुछ ना कुछ बेसिक्स तो होगा ना, वो किसी ना किसी चैप्टर से तो बिलोंग करता होगा। तो अगर हम लोग बेसिक सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाएगा। हाँ, यूपीएससी क्या करता है कि संभावना वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा दे रहा है, मतलब पॉसिबिलिटीज कि ये भी संभव हो सकता है, वो भी संभव हो सकता है। तो आप बेसिक्स क्लियर रखें, कितने भी संभव तरीके हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप वहां पे आसानी से कर लेंगे। और आपको मार्क्स 33% लाना है तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी जरूरी नहीं है। तो जो आसान आसान है उसको पहले कर लेना है, उसके बाद लगेगा कि हाँ मेरा इससे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन को और आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपको हर चैप्टर को 3 भाग में कराया जा रहा है जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को समझ सके। तो चलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो है प्रॉफिट लॉस पार्ट 3 पे। बेसिक्स बता दिया है इसलिए दोबारा बेसिक्स पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक जींस का क्रय मूल्य एक शर्ट के क्रय मूल्य से 10% अधिक है। दुकानदार ने जींस पर लागत मूल्य से 20% अधिक और शर्ट पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया। 4 जींस और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार ने शर्ट पर 20% और जींस पर 25% की छूट दी है और दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 65 रुपया है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हम चलेंगे। आपको पता है यहाँ पे 2 आइटम है, एक है जींस और एक है शर्ट। तो हम यहाँ पे जींस लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ शर्ट लिख लेते हैं, जिससे ये रहेगा कि जिसके बारे में बोला गया है हम उसको वहां पे नोट कर लेंगे। अब कह रहा है कि जींस का जो क्रय मूल्य है वो शर्ट से 10% अधिक है। तो मान लेते शर्ट का क्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, कोई दिक्कत। तो जींस का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 10% अधिक है। आपको मैंने कई बार बताया 10% अधिक मतलब 110%। अब दुकानदार ने जींस पर लागत मूल्य से 20% अधिक और शर्ट पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया। तो जींस पे 20% अधिक अंकित किया मतलब 110 का 20% अधिक मतलब 120%। जब इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 132 रुपए, ठीक है। और इधर मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, ये कर रहा है 30% अधिक, किस पे, शर्ट पे। तो 100 का 130%, यही तो होता है ना। तो ये कर दिया 130 रुपए अब अंकित। उसके बाद कहा गया है कि 4 जींस और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो तो हम बाद में निकालेंगे। यदि दुकानदार ने शर्ट पर 20% और जींस पर 25% की छूट दी है। शर्ट पे 20% का छूट दिया है, ध्यान रखिएगा शर्ट पर 20 है, उल्टा ना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जींस की तरफ से चल रहे हैं तो जींस पे 20 नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है। शर्ट पर 20% है, सो 130 का 80% है ना, तो कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 104 रुपए। मतलब ये 104 रुपए में शर्ट बेच रहा है और जींस कितने में बेच रहा है 30% के डिस्काउंट पे। तो 132 का 75%, तो 75% को हम 3/4 लिख दे, है ना, यही तो होता है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 मतलब 99 रुपए में। कितने में बेच दिया 99 रुपए में। अब कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 65 रुपए है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम कह सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 104 माइनस 99 का जो अंतर है वही कहीं ना कहीं 65 रुपए के बराबर है। तो 5 यूनिट का मान 65 है
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 रुपए। 13 रुपए किसका मान आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया। अभी आपने क्या बोला है? अभी आपने माना है जींस का क्रय मूल्य 110 और शर्ट का क्रय मूल्य 100। अब कह रहा है कि 4 जींस और 5 शर्ट है ना, 4 जींस और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का योग ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, 4 जींस का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 4 जींस का अंकित मूल्य आपने कितना माना था? अंकित मूल्य 132 माना था। एक जींस का अंकित मूल्य कितना है? 132 है। तो 4 गुना 132 ये हो जाएगा, प्लस 5 गुना शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 130। दोनों को जोड़िए तो देखिए 4 दूना 8, 13 चौके 52, है ना, यही तो होगा। 528 प्लस 650, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 5 2 7 और 6 5 11, 1178 रुपए क्या आ गया दोनों का। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों के एज्यूम्ड फिगर, अभी हमने क्या माना है? ये एज्यूम्ड फिगर माना है ना, 132 या 130। तो ये अभी क्या आया है ना, 4 जींस और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का एज्यूम्ड फिगर आया है, क्योंकि हम ओरिजिनल नहीं है। यहां पे हमने माना है 1 यूनिट का मान यहाँ पे 13 है, तो 1178 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो रियल क्या होगा? वास्तविक अंकित मूल्य का योग क्या हो जाएगा? तो आपको पता है 1 यूनिट का मान 13 है, तो 1178 यूनिट का मान 1178 गुना 13 करेंगे तो देखिए 13 गुना 8 ये क्या होता है? 104 होता है। तो लास्ट में 4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा 2 ही ऑप्शन, तो मेरे पास मजबूरी है गुना करना, क्योंकि अगर एक में भी रह जाता ना ये 1178 गुना 13, अगर 4 इसमें नहीं होता या इसमें नहीं होता तो हम लगा देते। लेकिन चलिए, 8 तिया 24, 2 7 तिया 2 23, 2 11 तिया 33 और 2 35, 8 7 1 1 4 8 3 11। देखिए यहां मिल गया ना, यही हो जाएगा। 7 5 12 1 13 3 1 4 1 5, 15,134 रुपये ही हमारा क्या होगा? आंसर सही है, 15,134। और यही मेरा क्या है? दोनों के विक्रय मूल्य, दोनों के अंकित मूल्य का योग है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है उससे भी अच्छा। 3 वस्तुओं ए बी और सी के विक्रय मूल्य का अनुपात है 29 27 32 और प्रतिशत लाभ का अनुपात है 4 2 5। यदि वस्तु ए का लागत मूल्य वस्तु बी के बराबर है और वस्तु सी का लागत मूल्य 480 रुपए है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? देखिए यहां पे लाभ प्रतिशत का रेशियो दे दिया। अगर लाभ का रेशियो देता ना तो थोड़ा देर के लिए हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आसान था, थोड़ी देर के लिए। बट लाभ प्रतिशत का रेशियो दे दिया, मतलब आपको परेशान कर देगा ये। उसके बाद यहाँ पे विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3 वस्तु ए बी सी का 29 27 32। ये भी ओरिजिनल फिगर नहीं है, ये भी एज्यूम्ड फिगर है। बस यहाँ पे वस्तु सी का लागत मूल्य दे दिया। देखिए अब कितना बदमाशी कर रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ लागत मूल्य दिया। अगर यहाँ विक्रय मूल्य दे देता तो मजे मजे में आप निकाल लेते 1 यूनिट से, लेकिन यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य और यहाँ लागत मूल्य, तो वो भी नहीं बन पा रहा कुछ रिलेशन। तो चलिए कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए 3 वस्तु है ए बी और सी, इसके विक्रय मूल्य का अनुपात है 29 अनुपात 27 अनुपात 32। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ये 29x है, ये 27x है और ये 32x है। ठीक है, मजबूरी है, x लेके चलना पड़ेगा। और इसको सोच लीजिए ये y में है, तो लाभ का जो अनुपात है ना ABC का, इसको हम मान लेते हैं 4y 2y और 5y मान लेते हैं। प्रतिशत में है तो प्रतिशत भी लगा दीजिए साथ में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये प्रतिशत लाभ है। ठीक, अब एक बात बताइए, अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए 29 27 32 है, तो हम a बाई बी, और देखिए a बाई बी और फिर b बाई बी सी होगा, तो हम a बाई बी को लेके चलें तो ये हो जाएगा 29x बटे 27x। कोई दिक्कत है नहीं ना? और प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, है ना? तो हम कहेंगे कि 100 प्लस 4y अपॉन 100 प्लस 2y। ये तो हम लिख सकते हैं, और गुना 100 दोनों में लगेगा तो वो तो कटना ही है, तो छोड़ ही देते हैं उसको। तो ये हम लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाता है 29 बटे 27 बराबर 100 प्लस 4y बटे 100 प्लस 2y।
फिर से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2900 प्लस 29 दूना 58 y इज इक्वल टू 2700 प्लस 27 गुना 4 हो जाता है 108 y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मजे मजे में इसको इधर ले आते, उसको उधर ले आते। देखिए 58 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 y, और ये कितना हो जाएगा 200, है ना। तो y का मान यहां पे आराम से आपको पता लग गया 4%, है ना। 50 चौके 4%। तो अब यहां पे देखिए आपको आराम से पता लग जाएगा ए का प्रॉफिट परसेंटेज, बी का प्रॉफिट परसेंटेज, सी का प्रॉफिट परसेंटेज। तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 4 चौके 16%, बी का हो जाएगा 4 दूना 8% और 4 पंचे 20%। देखिए आपने एक काम तो बहुत आसान कर लिया, प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल फिगर में ले आए और यही सही है, 16, 8 और 20। अब एक बात समझिए कि आपके पास यह भी दिया है कि सी का लागत मूल्य 480 रुपए है ना। तो सीपी ऑफ सी आपको दिया है 480, प्रॉफिट है सी का 20%, तो आप एसपी नहीं निकाल लेंगे, एसपी ऑफ सी तो 480 का 120%, ये तो बहुत आराम से निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 × 96 9, 12 × 4 48 9 57, मतलब 576 रुपए क्या हो गया सी का विक्रय मूल्य। अब एक बात समझिए, सी का विक्रय मूल्य अगर 576 रुपए है तो रेशियो 32 के बराबर होगा, क्योंकि ये रेशियो किसका है, विक्रय मूल्य का है। तो हम कह सकते हैं कि 32 यूनिट कहीं ना कहीं 576 को डिनोट करता है। तो एक यूनिट किसको करेगा, 576/32। सॉल्व करेंगे, देखिए 8 चौके 32, 8 8 8 सते 56, 1 8 दूना 16, 4 से ये 18, मतलब एक यूनिट का मान कितना आ गया भाई 18। आपको यहां पे साफ साफ कहा है कि वस्तु ए का लागत मूल्य वस्तु बी के लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य, है ना। तो अब हम विक्रय मूल्य निकाल लें दोनों का। अब एक बात समझिए, आप पहले विक्रय मूल्य निकालिए 29 और 27 में इसको गुना करके। तो अब यहां पे आपने क्या निकाला, एसपी ऑफ सी, अगले पेज पे करते हैं। तो एसपी ऑफ ए भी निकाल लीजिए और एसपी ऑफ बी भी निकाल लीजिए। ए का कितना हो जाएगा 18 गुना 29 और ये हो जाएगा 18 गुना 27, गुना करें 18 गुना 29 कर लीजिए आराम आराम से, 9 × 72 7, 9 7 16, 8 दूना 16 3, है ना। तो 2 6 6 12, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 522, है ना। 522 रुपए क्या आ गया एसपी ऑफ ए। और ये 18 गुना 27 अगर करेंगे तो देखिए 8 7 56 5, 8 12, है ना, और 8 दूना 16 3, 6 6 2 8, 486, ये आ गया 486। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य भी समान है, तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। लंबा नहीं है, घबराइएगा नहीं, समझा रहे आराम से। 16% है, तो हम कह सकते हैं कि 500 जो 22 है ये कहीं ना कहीं 116 के बराबर है, तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो ये कट जाएगा, देखिए 500 इसको कटाएं 4 से 25 बार में, 4 दूना 8 3, 29 बार में ये कटेगा और ये कट जाएगा 4 दूना 8 3 4, हाँ। तो 522 को 29 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 29 का 29, 12 में 9 गया 3, 4 में 2 गया 2 और 2, 9 3 27, 9 6 9, ये कटेगा, 12 में 9 गया 3, 4 में 2 गया 2, 29 से ये कटेगा नहीं, एक बार चेक कर ले, 9 9 दूना 27, 9 8 बार में कटेगा क्या, 9 72, 8 दूना 16 7 23, हाँ 18 बार में तो ये कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 गुना 25 कर लीजिए, 18 पंचे 90, 9 18 दूना 36, 9 45, 450 क्या आ गया। तो सीपी ऑफ बी भी 450 होगा, हालांकि निकालेंगे भी तो 450 ही आएगा। अब देखिए, अब आपके पास क्या आ गया, तीनों का क्रय मूल्य भी आ गया, तीनों का विक्रय मूल्य भी आ गया। तो टोटल सीपी कर लीजिए फटाफट। टोटल सीपी देखिए 450, 450 और सीपी कितना था 480, सी का दिया हुआ है ना, देख लीजिए 480। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 5 5 10 8 18, 5 4 9 4 13, 1380 रुपए। टोटल एसपी कितना आ जाएगा, देखिए टोटल एसपी ए का 522, बी का 486 और सी का आपने यहां पे निकाला हुआ है, सी का एसपी कितना था, सी का एसपी यहां पे है 576, है ना। 576 जोड़िए तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 18, 8 8 16 2 18,
है ना, 8 8 16 2 18, 6 4 10 5 15, 1588 रुपये जोड़ लीजिए, सही है ना। 522 486, गड़बड़ ना हो बस, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है एग्जाम में हम लोगों से। 6 6 12 2 14, देखिए गलत हो गया ना, 6 6 12 2 14 होता है, 4 8 3 11 7 18 1 6 4 10 5 15, 1584 होगा ना कि 1588। तो इसको कर दीजिए 1584। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आसान नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है कि 1584 माइनस 1380 बटे 1380 गुना 100। इसीलिए कह रहे थे कि अब है हाई लेवल क्वेश्चन। घटाइए 4, ठीक है ना, 8 में 8 गया 0, अब 15 में 204 गुना 100 बटे 1380, कटा दीजिए 0 0। तो अब हम कहेंगे 2040 को 138 से भाग कर देंगे हम लोग, है ना, 138 से। तो देखिए 138 गुना 1 138, 14 में 8 गया 6, 9 में 3 गया 6 और यहाँ कट गया 0, 13 6 78, 13 5 65, 14 दशमलव कुछ होगा या 15 दशमलव कुछ होगा। तो हम एक बार कर ले, 14 भी हो सकता क्योंकि दोनों ऑप्शन में 4 बार में, 8 चौके 32, 3 13 चौके 52 और 3 55, है ना। 10 में 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 5 में 5 गया 0, यहाँ फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 63 91 13 8, 14.8 के करीब जो ऑप्शन में होगा वही मेरा, या 14.7 वाला। तो 14 वाला ऑप्शन ही सही है, ये तो है, क्योंकि 16 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। तो 14.78 यही मेरा आंसर आएगा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कितना आ जाएगा ये, इसको हटाइए, तो 14.78% ही उसको लाभ मिलेगा। अब बताइए कैसा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो इसलिए बता रहे हैं कि अब आपको तैयार हो जाना हाई लेवल के लिए। आप पूछेंगे इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो देखिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्या शॉर्ट ट्रिक होगा, आपको हर हाल में सीपीएसपी तो निकालना ही पड़ेगा ना, उससे पहले आप क्या ही कर सकते हो। अब शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये हो सकता है कि आप अपने कैलकुलेशन को जितना फास्ट कर लें, जितना फास्ट कर लेंगे उतना आप आसानी से निकाल लेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं, अगर शॉर्ट ट्रिक होता है तो हम जरूर बताते हैं आपको, ये बात आप जानते हैं। मतलब इसमें शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ नहीं है, बस इसमें शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये है कि आप ज्यादा XYZ के चक्कर में ना पड़े, यूनिट मान के और अपना CPOSP निकालें और प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं। तो चलिए आपको आंसर मिल गया 14.78। अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उससे अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। एक खुदरा विक्रेता ने 12 कलम को 20% के लाभ पर और 8 कलम को 10% के लाभ पर बेचा है। यदि उसने सभी 20 कलम को 15% के लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ 48 रुपए कम हो जाता। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या लागत मूल्य की बात है। तो आप देखिए यहाँ पे उसने 12 कलम 20% के लाभ पे बेचा है और 8 कलम को 10% के लाभ पर बेचा है। और यदि वह 20 कलम को ना 15% के लाभ पे बेच देता टोटल को, तो उसका लाभ कम हो जाता 48 रुपए, मतलब उसको कहीं ना कहीं लॉस होता। तो प्रत्येक कलम का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं कि प्रत्येक कलम का लागत मूल्य 1 ही रुपया माने तो क्या दिक्कत है। प्रत्येक कलम का अगर हम लोग लागत मूल्य 1 रुपया ही मान लें कि भाई 1 रुपया में ही वो बंदा खरीद के लाया होगा, ठीक है। तो 12 कलम को उसने 12 रुपए में खरीदा था, तो 12 कलम का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो 12 20% के लाभ पे बेचा तो 120/100। अब देखिए हमको क्या है ना, दोनों के लाभ का अंतर दिया हुआ है ना, यहाँ पे लाभ कम हो जाता तो हम सेलिंग प्राइस नहीं निकालते, हम कैसा करते हैं 12 कलम का सीधे हम प्रॉफिट निकालते हैं बस, क्योंकि प्रॉफिट से हमको काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 20% निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट 12 गुना 20/100। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20 पंचे 100, अब 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 2.4 रुपए इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है पहले 12 कलम पे। उसके बाद 8 कलम का जो प्रॉफिट है ना वो कितना हो जाएगा, 8 का 10%, तो 0.8 है ना, 80 पैसे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसको 20 कलम का, तो देखिए 2.4 और 8, तो हम कहेंगे 3.2, 3.2 के करीब उसको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, 24 8 32। अब क्या है ना, अगर वो 20 कलम को एक साथ 15% लाभ पर बेचता तो 20 कलम को तो कहेंगे 20 कलम का प्रॉफिट कितना हो जाता, तो 20 गुना 15/100, तो कहीं ना कहीं उसको 3 रुपए का प्रॉफिट होता। अब देखिए यहां बेचता है अलग अलग करके 12 8 को, तो 3 रुपए 20 पैसे का होता है,
और अगर एक साथ बेच देता है तो 3 रुपए का होता है, तो कहीं ना कहीं उसको 2 रुपए 20 पैसे का कम लाभ होता है। तो 3.2 माइनस 3 ही यूनिट कहीं ना कहीं 48 के बराबर है। तो हम कहेंगे 0.2 जो है वो 48 यूनिट के बराबर है। तो एक का मान 48/0.2, इसको ऊपर कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 240। तो कहेंगे कि एक क्रय मूल्य, एक पेन का जो क्रय मूल्य था ना वो कहीं ना कहीं 240 के बराबर था, क्योंकि हमने एक पेन का लागत मूल्य 1 रुपया मतलब 1 यूनिट माना था, और यहाँ पे हमने 1 यूनिट का ही मान निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि एक कलम का लागत मूल्य 240 रुपया है। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी इसे 25 रुपए के लाभ पर बेच देता है। डी के लागत मूल्य और ए के लागत मूल्य के बीच का अंतर रुपये 601 है। तो बी ने वस्तु के लिए ए को कितना भुगतान किया है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदमाशी किया है ना, यहाँ परसेंटेज में है, यहाँ परसेंटेज में है, और यहाँ रुपया में दे दिया है। मतलब आप क्या है ना कि यूनिट यूनिट लेके जो बनाते थे ना उसको थोड़ा सा उसने मतलब कम कर दिया कि अब ऐसा ना करें, अब आप बनाइए डिटेल में। तो चलिए उतना भी डिटेल में नहीं बनाएंगे। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है ना, तो मान लेते हैं कि सीपी ऑफ ए कितना हो जाएगा 100x मान लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ ए 120x हो जाएगा, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा है। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो ए का है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस बी का है ना, क्योंकि बी खरीद लिया है इसे। इसलिए मैंने उस दिन बताया था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाता है। एक ही मूल्य कभी कॉस्ट प्राइस और कभी सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा 120 का 110%, तो हम कहेंगे 132 रुपए, 132x है ना, यहाँ x लगा दीजिए। तो 132x पे कौन बेच दिया, बीसी को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है अब ये 132x का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सी का। सी क्या कर रहा है ना, डी को 25 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ सी है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ सी क्या हो जाएगा 132x प्लस 25, और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट प्राइस ऑफ डी है। बहुत आराम आराम से हम आपको बताते हैं, पता है, क्योंकि आप गड़बड़ ना करें एग्जाम में। सब कुछ आपको दिख रहा होगा, कितने आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब डी को लाभ पर बेचता है, अब डी के लागत मूल्य और ए के लागत मूल्य के बीच का अंतर 601 है। देखिए अब आपको दिखने लगा होगा, ए का लागत मूल्य 100x और डी का लागत मूल्य 132 प्लस x प्लस 32, यानी 132x प्लस 32। तो हम कहेंगे 132x प्लस 32 और माइनस 100, इसका मान ही तो 601 है, यही तो कह रहा है ना। तो हम कहेंगे कि 32x बराबर 600 को उधर कम कर दीजिए, तो 32x का जो मान हो जाएगा, 11 में 5 गया 6 और 9 में 2 गया 7, 576। x बराबर हो जाएगा 576/32, कटाइए 8 चौके 32, 8 सते 56, 4 से 18, मतलब ये 18 बार में कट गया और x का मान क्या आ गया 18। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि b ने वस्तु के लिए a को कितना भुगतान किया है। तो b खरीदा कितने में, बस ये समझ लीजिए 120x में, सही ना। b कितना भुगतान किया है 120x, तो b का क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो 120 गुना 18 कर दें, 18 दूना 36, 18 का 18 3 21, मतलब 2160 रुपये ही हमारा सही जवाब है, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसका पूछ रहा है, बी ने भुगतान किया है ए को, मतलब या तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकालिए या कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकालिए, एक ही बात है। बस आपको ये चाहिए था, और एक ही बात है ना, 120x किसी से भी निकल जाएगा। तो मेरा सही जवाब है 2160 रुपये। अंतिम क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु का लागत मूल्य 20% अधिक अंकित किया। उसने एक ग्राहक को 10% और 25% की 2 क्रमिक छूट की अनुमति दी। परिणाम स्वरूप उसे 741 रुपए की हानि हुई, तो उसने ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर बेची। अब एक बात बताइए, एक दुकानदार है, उसने एक वस्तु खरीद के लाया और लागत मूल्य से 20% अधिक पे उसने वस्तु का मूल्य अंकित कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति खरीदने गया, उसको कहा कि हम आपको 2 डिस्काउंट देंगे, क्रमिक डिस्काउंट, एक 10% का, एक 25% का। ग्राहक रेडी हो गया,
ग्राहक खरीद लिया, उसके बाद वो दुकानदार पाया जो बेचा है, उसको पता लगा कि अरे यार बेचने के बाद तो मुझे 741 रुपए की हानि हो गई थी। तो वो वस्तु को किस कीमत पर बेचा, मतलब उसको मतलब कितने पे बेचा, मतलब ग्राहक कितने पे खरीदा या दुकानदार कितने पे बेचा, एक ही बात है। तो मान लेते हैं कि दुकानदार ना 100 रुपए में खरीद के लाया था उसको, और 20% अधिक अंकित करने का मतलब है कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120। अब उसको दो डिस्काउंट मिल रहा है, एक 10% का, एक 25% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो देखिए 120 का पहले वो 90% प्राप्त मतलब उसको देना, फिर उसके बाद उसका 75% देना है उसको। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 कैंसिल, उसके बाद 25 तिया 75, 25 गुना 4, 4 तिया 12, तो 9 तिया 27 तिया 81, मतलब दुकानदार को वो 81 रुपये पे किया और चला आया। अब जाहिर सी बात है लॉस तो हो गया बेचारे को, कैसे, खरीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 81 में, तो लॉस कितने का हो गया एक्चुअल में, तो लॉस उसको हो गया 100 में 81 घटा दीजिए 19 रुपए का। तो कहेंगे कि 19 रुपया तो एज्यूम्ड फिगर है ना, ओरिजिनल में लॉस उसको 741 रुपए का हुआ, तो 19 यूनिट ही कहीं ना कहीं 741 के बराबर है, तो एक यूनिट हो जाएगा 741 बटे 19। पूछा जा रहा है कि कितने में बेचा है, तो देखिए बेचा कितने में था उसको 81 रुपए में, है ना, तो 81 यूनिट का मान निकाल देना है, तो 741 बटे 19 गुना 81, ये कट जाएगा, देखिए 19 चौके 76, 19 तिया 57, 57, 74 में 57 घटा दीजिए, तो 19 नमा है ना 9, 39 बार में कट जाएगा, तो 39 को 81 से गुना कर देंगे। 9 देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में 9 है, देख भी लेते हैं। 9 3 9 8 72, 7 8 तिया 24, 7 31, 9 5 31, मतलब 3159 रुपये में उसको बेच दिया था, जिसके कारण उसको लॉस भी हो गया। तो इस तरह आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के जो 5-6 क्वेश्चन है उसको हमने हल किया है, और प्रॉफिट लॉस के अब ऐसे मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो कि आप नहीं बना पाएंगे, और लगभग हमने सारे टाइप को कवर कर लिया, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन कुछ बचा नहीं था पार्ट थर्ड में। बस पार्ट थर्ड में जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आप उस पर जरूर 1-2 क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह आज हमारा प्रॉफिट लॉस समाप्त हो गया, और अब हम अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। सप्ताह में हम लोग आपसे 3 दिन मिलते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया मतलब टॉपिक सिखाते हैं, या कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, या क्वेश्चन सिखाते हैं, और ट्रिक भी साथ में। तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ें, टेलीग्राम से हमारे वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करें, वीडियो के लिंक को भी देखें, और टेलीग्राम से जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि वहां पे हम जो और भी कोर्स के मतलब और भी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आपको उसके भी वीडियो और पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे कि पीसीएस पे 2-3 प्रोग्राम चल रहा है, आरएएस का, तो वहां पे भी कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैथ्स तो एक ही चीज है ना, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लें, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखना है तो आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं हमें। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे दिख जाएगा, और अगर ना दिखे तो आप टेलीग्राम में जाके आराम से बस लिखना है आपको CSET for ISPCS, आपको हमारा चैनल वहां पे दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें और जल्दी से वहां से पीडीएफ और वीडियो का लिंक देख लें। तो इस तरह आप हम आज मेरा प्रॉफिट लॉस समाप्त हो गया, और आप हमारे साथ जुड़े रहें 2024 तक और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।